So what is electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. It means amount of charge flowing through a particular area in unit time. मैं इसे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लिया ये एक वायर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इस एरिया में से चार्ज पार्टिकल्स, चार्जेस जो हैं वो पास हो रहे हैं। तो कितने चार्जेस यहां से पास हो रहे हैं पर यूनिट टाइम इस एरिया से? डेफिनेटली जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे यानी कि चार्जेस बढ़ते जाएंगे, है ना। तो उस एरिया में से, उस गिवन सरफेस एरिया में से कितने चार्जेस जो हैं पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहे हैं। यहां पर जो चार्जेस हैं, चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और 1 electron is carrying 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज की यूनिट जो है वो कूलॉम है। और करंट की यूनिट क्या होगी? करंट की यूनिट जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि व्हाट इज करंट, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी इसका यूनिट क्या हो गया? कूलॉम पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट हमारी हुई। ठीक है, तो करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर कहलाती है। आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी मूविंग फॉरवर्ड नाउ सर्किट डायग्राम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, और बिफोर डूइंग दैट वी विल आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको हम डिफाइन कैसे करें। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक कंटिन्यूअस and closed path of an electric current is called electric circuit। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक क्लोज पाथ होता है करंट का, और ये जो करंट है वो कंटिन्यूअस फ्लो में होती है। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ of an electric current is called इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता रहे, इट मींस हमारी सर्किट जो है वो क्लोज होनी चाहिए, यानी कि एक क्लोज पाथ हमारा बनना चाहिए। अगर ये क्लोज पाथ कहीं भी ब्रेक होता है तो इसको हम कहेंगे कि हमारी सर्किट ओपन हो गई। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट अगर क्लोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक क्लोज पाथ बन रहा है और उसमें करंट फ्लो होगी। और अगर इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी ओपन है तो हम कहेंगे कि यहां पर करंट का फ्लो अब नहीं होगा। आई होप इतनी बातें हमने समझ लिया है। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, वही फ्लो करती हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर करंट हमारी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इसका मतलब हमें इस बात को ऐसे समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर फ्लो कर रहे हैं। व्हाट आर द सिंबल्स विच वी यूज इन सर्किट डायग्राम? तो जैसा कि पहला पॉइंट है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक सेल। जो बड़ी वाली प्लेट है,
इस पर हायर पोटेंशियल है, और जो छोटी वाली प्लेट है इस पर लोअर पोटेंशियल है। तो दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस ही जो है उस इलेक्ट्रिक सेल का पोटेंशियल कहलाता है। बैटरी, कई सारे सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और इसे हम बैटरी का नाम देते हैं। स्विच हम इस तरीके से, जो कि ओपन है, तभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये सर्किट हमारी ओपन है। और प्लग की यानी स्विच जो अगर क्लोज है तो बीच में आप देख रहे हो ये पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हमारा कि ये जो स्विच है ये क्लोज हो चुकी है एंड नाउ करंट विल फ्लो इन द सर्किट। ये ज्वाइंट वायर है, दो वायर को हमने ज्वाइंट कर दिया है। ये जो पॉइंट नंबर 6 है वो वायर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन कोई भी इनमें ज्वाइनिंग नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक बल्ब, इसी तरीके से हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। रजिस्टर, ये हमारा सिंबल है, यानी कि ये इस तरीके से रजिस्टर को हम, इसकी रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहां पर एक एरो लगा देते हैं या फिर इस तरीके से पॉइंटर लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रेजिस्टेंसेस होंगे। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सर्किट के अंदर करंट को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑल्सो अनदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर वैसे क्लास 10th के कोर्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे भी हम ये पता लगाते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर हल्की सी भी करंट अगर फ्लो हो रही है तो गैल्वेनोमीटर हैज एबिलिटी टू डिटेक्ट दैट माइन्यूट करंट। मिलता जुलता ही है, दूसरा भी डायग्राम है। वायर, जो कंडक्टिंग वायर है उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह यूज करेंगे, ये रजिस्टर है। लाइट बल्ब को इस तरीके से भी हम लोग शो करते हैं। बैटरी, कई सारे सेल्स को मिला करके ये बैटरी बन गई, ये बैटरी है। तो मर्जी है आपकी, आप ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फ्यूज, दिस इज आवर फ्यूज एंड स्विच हम इस तरीके से भी शो करते हैं। स्विच, इसका मतलब यहां इसका मतलब ये स्विच जो है ओपन है, और अगर स्विच को अगर हम क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा क्लोज स्विच है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी हम लोग सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बैटरी हुआ, इसको हमने वायर से कनेक्ट किया, और ये मेरा लाइट बल्ब है। लाइट बल्ब, इसे हम एक टेक्निकल नेम यूज करते हैं जो कि लोड भी हम इसे कह सकते हैं। देखो, लाइट बल्ब यूज करो या फिर फैन यूज करो या फिर रेफ्रिजरेटर यूज करो, ये सारे के सारे जो कि पावर कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इन्हें हम लोड कहते हैं, और इसमें रेजिस्टेंस होता है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये मेरा स्विच क्लोज हो गया और दिस इज आवर रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे भी इसको शो किया जा सकता है। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोई भी दो पॉइंट हैं, अगर दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज का मोशन हो रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि उन दो पॉइंट्स के बीच में जो चार्जेस का फ्लो है, यानी देयर वोंट बी एनी करंट बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो इसी चीज को यहाँ पर कंसेप्चुअली मैंने इसको शो किया हुआ है। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी चार्जेस फ्लो करेंगे। इसको हम फ्लो ऑफ वाटर की एनालॉजी से भी समझ सकते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, अगर वहां पर दोनों के हाइट में डिफरेंस होगा तभी वाटर का फ्लो होगा।
ठीक है, इसी तरीके से चार्जेस जो हैं दो पॉइंट के बीच में तभी फ्लो होंगे जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो। ठीक है, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटालिक वायर द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे हम कैन बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक प्रेशर। This difference of potential may be produced by battery consisting of one or more electric cells. The chemical action between a cell generates the potential difference across the terminal of the cell. तो ये जो chemical action होते हैं तो बैटरी के अंदर जो दो टर्मिनल हैं उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। और इसी बाय द वर्च्यू ऑफ विच, इसी के चलते जब हम इसे किसी लोड से वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो हमें करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। When the cell is connected to conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in the given circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. और करंट जो है करंट सर्किट में फ्लो करती है। अब जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करी जाए। जैसा कि हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ढेर सारे चार्ज पार्टिकल्स को, एक ही जैसे चार्ज पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करना शुरू करूं तो ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब मुझे उसी पोजीशन पर सारे चार्जेस को एक्यूमुलेट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा तो फिर से ये सारे चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे और दूर 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 चले जाएंगे। कहाँ, कितनी दूर जाएंगे? इतनी दूर जाएंगे जहां पर एक दूसरे पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये ना लगाए। इसका मतलब ये इनफाइनाइट पर चले जाएंगे। इट मींस पॉइंट ए पर क्यू चार्जेस को एक्यूमुलेट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। लेट्स से W वर्क इज डन टू ब्रिंग Q charge on point A. One unit charge to bring on point A. The work done required will be W upon Q. है ना? This W upon Q term is defined as potential at point A. W upon Q जो है इसको हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर जो अगर Q चार्जेस एक्यूमुलेटेड हैं तो इसका मतलब हमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। सिमिलरली एट पॉइंट बी अगर हमें Q चार्ज एक्यूमुलेट करने के लिए अगर W2 वर्क करना पड़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसका पोटेंशियल लेट्स से V2 है। और अगर इफ W2 इज लेस देन W1 तो हम ये कहेंगे कि V2 विल बी लेस देन V1। यानी कि पॉइंट बी पे Q चार्जेस को एक्यूमुलेट करने के लिए हमें कम वर्क करना पड़ा तो वहां पर पोटेंशियल कम हुआ। और पॉइंट ए पर Q चार्जेस एक्यूमुलेट करने के लिए अगर हमें वर्क ज्यादा करना पड़ा तो वहां पर पोटेंशियल ज्यादा हुआ। तो नाउ वी कैन से देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स A एंड B। अगर ऐसा होता है, अगर हायर पोटेंशियल A है और लोअर पोटेंशियल B है तो इन दो पॉइंट्स को अगर किसी वायर के थ्रू अगर हम कनेक्ट करें देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम A टुवर्ड्स B। यही चीज हम लोग सेल में देख पाते हैं। जब हमने वायर के थ्रू इसे कनेक्ट किया तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी. दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मिस्टर ओम ने दिया था. ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे. इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप को. उन्होंने ये शो किया कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट उसी प्रपोर्शन में बढ़ता चला जाता है. इसको इन्होंने सिंपल एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट किया, जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है. एक वायर है और वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया और ये स्विच ऑन हुआ. एंड नाउ बाय द हेल्प ऑफ एमीटर हमने ये मेजर किया कि इस सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है. जब मैंने बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया तो हमने देखा कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. मान लिया ये एक सिनेरियो है, ठीक है. एक वायर लिया और उसी वायर को, सेम वायर को हम बार बार हर एक एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यू करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने बैटरी की जो कैपेसिटी थी वो 10 वोल्ट की रखी और हमने मेजर किया कि उस सर्किट में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि वोल्टेज की कैपेसिटी को डबल कर दिया, यानी कि अभी हमारा 20 वोल्ट की बैटरी हमने यूज करी है और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि सर्किट में डबल करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. यानी कि जब बैटरी की कैपेसिटी हमारी 20 वोल्ट है तो करंट हमारा 20 एम्पियर का फ्लो हो रहा है. इस सिनेरियो में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वायर को हमने सेम रखा है. वायर के में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी ऑल्टरेशन नहीं हो रहा. फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने इसी बात को कंटिन्यू करते हुए बैटरी की कैपेसिटी जो है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 3 टाइम्स कर दिया. यानी कि इस बार हमारा 30 वोल्ट है तो मैं देख रहा हूं कि एमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 30 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. इसका मतलब अगर मैं थर्ड एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करूं तो बैटरी की पोटेंशियल हमने 3 टाइम्स की और करंट भी जो है 3 टाइम्स हो गया. तो फिर उन्होंने ग्राफ के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट किया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बैटरी पोटेंशियल एंड करंट फ्लोइंग इन अ वायर. तो ग्राफिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया ओम ने कि देयर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. तो एक इन्होंने कांस्टेंट यूज किया आर आई. आर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन wire. Here we are not making any change in wires dimensions. Okay, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी लेंथ, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं. एंड keeping the temperature of environment constant. इन कंडीशंस में हम ये कहेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में आर जो है वो कांस्टेंट है. जैसा कि ग्राफिकली हमें दिख रहा है, जब 10 वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई करी तो 10 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ. फिर 20 वोल्ट की जो बैटरी हमने अप्लाई करी तो 20 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ और 30 वोल्ट की बैटरी जब अप्लाई करी तो 30 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ. यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I. ये हमारा कांस्टेंट है. तो इस तरीके से हमने इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, जो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर किया है कि R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. व्हाई सो? रेजिस्टेंस इसे हम क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे. अब मिस्टर ओम ने कुछ और भी चेंजेस किए और अपने एक्सपेरिमेंट के जो स्कोप है उसको और उन्होंने एक्सटेंड किया और इस बार उन्होंने बैटरी
की जो कैपेसिटी है, जो V वोल्ट की जो बैटरी है उसको, यानी 10 वोल्ट की जो बैटरी है उसको उन्होंने कांस्टेंट रखा, और इस बार अलग अलग तरीके के वायर, मटेरियल के वायर जो है उन्होंने इस्तेमाल किए। एक वायर जो सिल्वर का था, दूसरा कॉपर का था, तीसरा आयरन वायर था। ये तीनों वायर की जो डायमेंशंस हैं, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको उन्होंने कांस्टेंट रखा, सेम रखा, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि जब मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं इस सर्किट में, तो करंट इसमें I1, अगर हम कहें इसमें I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है और I3 फ्लो हो रही है। तो थ्रू एमीटर इट वाज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ I1 was greater than I2 and the value of I2 was greater than I3। तो अगर मैं फॉर्मूला है R is equal to V upon I, I1 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 की वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी, क्योंकि I2 की वैल्यू स्मॉलर है। तो जो सेकेंड सर्किट में जो I2 जिसकी वैल्यू कम है, उस केस में हमें R की वैल्यू ज्यादा मिल रही है। सिमिलरली थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें और कम मिल रहा है करंट। तो अगर इसमें करंट की वैल्यू सबसे कम है तो मैं देख रहा हूं कि R3 की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा आ रही है, V अपॉन I3, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे कम है इसलिए R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो हमने कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है, इट हैज गॉट टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम रेजिस्टेंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ग्राफिकली इस चीज को हम देखने की कोशिश करें तो मैंने ये ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, और दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट R1 जो है वो सबसे कम है, और इसका मतलब R1 की स्लोप जो है सबसे कम है। हायर रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूं, हायर रेजिस्टेंस means greater slope of VI curve। यानी कि जिस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर मैं वोल्टेज करंट का ग्राफ बनाता हूं तो उसकी स्लोप हमें ज्यादा मिलेगी। R1 की बारे में बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ही वोल्टेज में दे रहा हूं और मुझे अच्छी खासी करंट मिल जा रही है, ठीक है। यहां पर आप देखो, ये देखो, यहां पर हमें वोल्टेज ज्यादा देनी पड़ रही है, तब जाकर के हमें इतनी करंट मिल रही है। सिमिलरली इसको मैं और ऊपर करूं तो थर्ड केस में हमें काफी ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी अप्लाई करनी पड़ी, तब जाकर के हमें करंट मिल रहा है। यानी कि थर्ड केस में हमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, तभी तो हमें ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी अप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस के कुछ और डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। रेजिस्टेंस इज नॉट अ कांस्टेंट मेजर। किसी भी कोई वायर हमने लिया है, अगर उसकी लेंथ 5 मीटर है और अगर मैं उसकी लेंथ को इंक्रीज करके 10 मीटर कर दूं या रिड्यूस करके 2 मीटर कर दूं, तो ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू में फर्क आ जाता है। उसी सब्सटेंस की, यानी कि अगर मान लिया कॉपर का वायर है, उस वायर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसे अगर हम बढ़ा दें तो ये एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वायर की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके डायमेंशंस जो हैं, उनका सीधे सीधे रेजिस्टेंस की वैल्यू से लेना देना होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर।
यानी कि वायर की लेंथ को हम 2 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस वायर का जो है चेंज होगा अगर मैं वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करूं। अगर उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनवर्स रिलेशन है। तो ये दो प्रोपोर्शनैलिटीज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि R is proportional to L upon A। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर हमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो यहां पर हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं रो। रो को कैसे डिफाइन करेंगे? रो का हमने नोमेनक्लेचर किया रेजिस्टिविटी से। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इट इज अ कांस्टेंट मेजर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं रो कैलकुलेट कर लेता हूं तो फिर मैं किसी भी सिल्वर के या फिर कॉपर के जो वायर हैं या एल्यूमिनियम के वायर हैं उनकी रेजिस्टिविटी को कंपेयर किया जा सकता है। इसका मतलब वायर के रेजिस्टेंस को हम कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि वायर के रेजिस्टिविटी जो है उससे कंपेयर करेंगे। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो इज अ कांस्टेंट वैल्यू, but at the same time temperature remains constant. So rho is a constant value at a constant temperature. Rho is a constant value at constant temperature. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करें। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? जैसा कि हमें पता है R is equal to V upon I, एंड V का जो यूनिट है वो वोल्ट है और I का यूनिट एम्पियर है। तो इसकी यूनिट बनकर के आती है वोल्ट पर एम्पियर। इन SI सिस्टम वोल्ट पर एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 1 ओम। ठीक है, तो जो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था उन्हीं के ऑनर में हमने इसके यूनिट को, रेजिस्टेंस के यूनिट को ओम कहा है। ग्रीक नोमेनक्लेचर से ग्रीक सिंबल हम लोग यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ओम। ठीक, एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसकी जो यूनिट है वो ओम मीटर होती है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर मैं एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो उस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होगी। और ऐसी स्थिति में हम किसी भी वायर के रेजिस्टेंसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया ये है कि हमें रेजिस्टिविटी को कंपेयर करना है, ना कि रेजिस्टेंस को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंसेस को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं और उस केस में सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट किस तरीके से फ्लो होगा, इन सारी चीजों पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। रेजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम रजिस्टर्स को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं इसके बारे में भी हम लोग फोकस करेंगे। तो 2 तरीके से रजिस्टर्स का कनेक्शन होता है, एक सीरीज मेथड है और दूसरा पैरेलल मेथड है। सीरीज में एक वायर, अगर एक ये वायर है जिसका कुछ रजिस्टर्स R1 है और इसके 2 एंड्स होंगे, एंड B को दूसरे रजिस्टर के एक एंड से हमने जोड़ दिया और इस तरीके से ये जो दूसरा रजिस्टर है उसका जो टर्मिनल पॉइंट है उसको हमने तीसरे रजिस्टर के पॉइंट C से जोड़ दिया। इस तरीके से जोड़ते चले गए। इस ढंग के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक सर्किट डायग्राम है। इसमें रजिस्टर्स को सीरीज कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पोर्शन है, ये रजिस्टर्स जो है वो सीरीज कनेक्शन में है और इस बैटरी को हमने एमीटर से कनेक्ट कर दिया है। एमीटर, आप ये देखो, एमीटर का एक पॉइंट जो है और दूसरा पॉइंट इसी वायर से जोड़ दिया गया, यानी कि ये जो एमीटर का कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो वोल्ट मीटर जो है, जैसे कि हम ये देखो एक्स और वाई के बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग कई और किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं Z बोलूं, तो X और Z के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मैं करूंगा कि इन दो पॉइंट्स को मैं वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दूंगा, एंड दिस वे वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Z। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम मेजर कर सकते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं। किसी भी सीरीज कनेक्शन में अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो जो भी रेजिस्टर्स हैं उसमें करंट सेम फ्लो होगा। जो करंट R1 में फ्लो हो रहा है वही करंट R2 में भी फ्लो होगा और वही करंट R3 में भी फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। लेट्स कॉल इट I। ठीक है, सो दिस वे वी ट्रीट कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। एक और तरीका है रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने का, इसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। पैरेलल कनेक्शन जो है दो कॉमन पॉइंट से वायर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लिया ये एक कॉमन पॉइंट है A, दूसरा कॉमन पॉइंट है B। तो मान लिया एक वायर इसको ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर इसको हमने कनेक्ट कर दिया। इन्हीं दो पॉइंट से इन सारे वायर्स के जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट, ये A और B से कनेक्टेड है इस तरीके से, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ भी है। और फिर ये दो पॉइंट्स जो है A एंड B बैटरी से कनेक्टेड है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि करंट किसी भी पाथ में को फॉलो करे, चाहे इस पाथ 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 को फॉलो करे, VA minus VB will remain constant. In all cases, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आने का मतलब ये हुआ कि यहां पर एनर्जी ड्रॉप हो रही है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सो अभी हम लोग इन दो कनेक्शंस के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इन दोनों कनेक्शंस का, वो भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी अभी इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि सीरीज कनेक्शन में जो भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सारे रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। बैटरी से ये करंट I फ्लो हो रही है तो हर रेजिस्टेंस से होते हुए I करंट ही फ्लो होगा। ठीक है, ओके। और इस पूरे लूप में, इस क्लोज लूप में ये जो एनर्जी ये V वोल्ट वाली बैटरी जो सप्लाई कर रही है वो एनर्जी पूरी तरीके से R1, R2 एंड R3 के बीच में यूटिलाइज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि V बैटरी की जो पोटेंशियल है वो 3 प्लेसेस पे अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इन ईच साइकिल। तो लेट्स से तो पूरे नेटवर्क लेवल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा R आया। ठीक है, और ये हमारा V है, यानी कि ये ऊपर फिगर नंबर 1 एंड फिगर 2 बोथ आर सेम। इसमें जो रेजिस्टेंस R है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उन 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो V की वैल्यू क्या होगी? IR। V1 की वैल्यू क्या होगी? IR1। V2 की वैल्यू क्या होगी? ये V1, V2 एंड V3 क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आई होप आपको समझ में और अच्छी तरीके से आ जाए। V1 मतलब ये हुआ कि ये वोल्ट मीटर
ने मेजर किया और ये हमारा V1 आया। इसी तरीके से वोल्ट मीटर ने मेजर किया, ये V2 आया। थर्ड पॉइंट यानी कि R3 के क्रॉस ये V3 आया। इस तरीके से V1, V2 एंड V3 को हम लोग डिफाइन कर। तो I R2, I R3, I कॉमन लिया और I गेट्स कैंसल्ड, तो R कम्स आउट टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और ढेर सारे हम रेजिस्टेंसेस इसी सीरीज में लगाते हैं तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो दिस वे वी हैव गॉट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of resistances which are connected in series। अभी मूविंग फॉरवर्ड हम लोग पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि दो पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है, उन्हीं कॉमन पॉइंट्स के बीच में ये वायर्स को कनेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दो कॉमन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि इस फिगर में क्लियर है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू V। तो अगर करंट I यहां से फ्लो हो रहा है तो A और B के बीच में इस, लेट्स टॉक अबाउट दिस पाथ, यहां पर रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है जो कि यूनिफॉर्म है, चाहे वो R1 के क्रॉस हो, चाहे R2 के क्रॉस या R3 के क्रॉस। और तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 से करंट जो फ्लो होगी R2 से फ्लो होने वाले करंट से अलग होगी। तो अगर R1 की बात करें, पाथ नंबर 1, तो V comes out to be, V is I1 R1। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई? V अपॉन R1। पाथ नंबर 2 यानी सेकंड पाथ, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V ही है, लेकिन यहां पर I2 R2 होगा। I2 comes out to be V upon R2। Similarly, path number 3, तो V is I3 R3, यानी कि I3 is V upon R3। ये जो डायग्राम है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करो और एक R को डिफाइन करो। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन तीनों रेजिस्टेंसेस का विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमारा V है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये I हुआ। तो कैन वी से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो करंट हमारा फ्लो हुआ वो A और B के बीच में 3 ब्रांचेस में बढ़ गया। कुछ करंट I1 करंट R1 के थ्रू पास हुआ, I2 करंट R2 रेजिस्टेंस के थ्रू पास हुआ। तो अच्छी बात है। I को हमने लिखा V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर और भी ढेर सारे रेजिस्टेंसेस हैं तो हम ये सिमिलरली इसी तरीके से R4 इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे और ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी सर्किट में जो करंट पास होता है वो हीट जनरेट करता है। अगर मैं उसको किसी लोड से कनेक्ट करूं या मींस कोई फैन या फिर वॉशिंग मशीन, तो वो जो एनर्जी है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऑप्टिकल एनर्जी, इट कुड बी मैकेनिकल एनर्जी और इट कुड बी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंपली सर्किट में रेजिस्टेंस ही यूज करूं तो ये जो बैटरी जो एनर्जी दे रही है वो एनर्जी यूटिलाइज कहां हो रही है? वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है।
ठीक, तो इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस. तो मैं थोड़ा सा गो थ्रू करता हूं. वी नो दैट ए बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो किसी भी सर्किट में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके चलते करंट फ्लो हो रही है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी होती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट जो है, द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस between its two terminals that sets the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistor connected to battery. तो ये जो केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर होते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं बिटवीन द टू टर्मिनल्स. और इसके चलते जो है, अगर उन बैटरी के दो टर्मिनल्स को हम एक रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो हमें उस वायर में, उस रेजिस्टेंस में करंट प्राप्त होती है. टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी. और ये जो करंट मेंटेन करने के लिए जो सोर्स है यानी जो बैटरी है, इसको अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करते रहना है. वेयर डज दिस एनर्जी गो? आखिर ये एनर्जी जाती कहाँ है? ये एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर किसी अप्लायंसेस के से कनेक्ट है तो उस अप्लायंस को चलाने में इस्तेमाल हो जाती है. ए पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क, जैसे कि रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन. यानी कि जो भी एनर्जी दी गई है उसका कुछ पार्ट ये यूजफुल वर्क में यूटिलाइज हो जाता है. रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट. और जो गैजेट है उसका टेम्परेचर को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल हो जाता है. इसका मतलब ये है कि कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप इस्तेमाल कर लो, उसमें हीट तो जनरेट होगी ही होगी. कुछ पोर्शन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पोर्शन वर्क में यूटिलाइज हो जाता है और कुछ हीट फॉर्म में डेसिपेट हो जाता है. फोर्थ पॉइंट, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. अगर सिर्फ रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया बैटरी को तो जो भी हमारी एनर्जी है वो सिर्फ हीट के फॉर्म में डेसिपेट होती है. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron. So this was all about this heating effect of resistance, जो theoretical part मैंने आपको explain किया. इसको सर्किट में जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारा बैटरी का पोटेंशियल V है तो चार्ज को ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव होने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू Q इंटू V. ठीक है. यानी कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो कि V है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, तो चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू Q इंटू V. और हमें एक और इक्वेशन पता है कि I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T. यानी कि अगर T इंटरवल टाइम में Q चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो हुआ है तो इसको हम कहेंगे I जो है उसमें Q अपॉन T I फ्लो हुई है. तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1. तो हमें क्या मिलेगा? VW इज इक्वल टू VIT. एट द सेम टाइम हमें यह भी पता है V इज इक्वल टू IR. तो V इज इक्वल टू IR को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा I स्क्वायर RT. अगर हमें I के डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है. तो I की जगह पर V अपॉन R पुट करेंगे तो जो रिलेशन है H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT आया. ठीक है. ये फॉर्मूले जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है. इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर और इस ढंग के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करते हैं. ये रूम हीटर. ठीक है. तो इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो बैटरी है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर.
और रेजिस्टर जो है के थ्रू हीट का डेसिपेशन होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई हो।